बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ का 14th लेक्चर जो है वो आज करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, PB0 से लेके PB1-2 तक। आज ये PB13 एक्चुअली 14th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग के जो सोल्यूशन 1 था वो लेक्चर किया था, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग लेवल 1 और लेवल 2 के जो प्रॉब्लम्स थे उनके सोल्यूशंस डिस्कस किए थे। और आज जो है वो हम डिसीजन मेकिंग लेवल 3 के जो प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटिवली खासे कॉम्प्लेक्स हैं पहले दो टास्क की निस्बत। और उसमें भी जो शुरू के टास्क हैं वो थोड़े रिलेटिवली आसान है, लेकिन बाद के टास्क जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल और लेंथी भी हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 3 वैल्यूज, रीड 3 इंटीजर एंड प्रिंट देम इन ऑर्डर। ठीक है, ये प्रॉब्लम का तो आपको अंदाज़ा होगा। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सोल्यूशन में इसके जो है वो जो समझने वाली बात है मोटी सी, वो ये है कि आपके पास 3 एंट्रीज हैं। इसको N1 N2 N3 कह लें, X1 X2 X3 कह लें। तो इसकी 6 ऑर्डरिंग्स हो सकती हैं, यानी 6 तरह से इसकी तरतीब हो सकती है। हो सकता है कि N1 सबसे छोटा हो, N2 जो है वो मिडल में हो और N3 सबसे बड़ा हो सकता है N1 सबसे छोटा हो, N2 सबसे बड़ा हो और N3 दरमियान में हो। तो तरतीब क्या बन जाएगी? N1 N3 N2। हो सकता है N2 सबसे छोटा हो, N1 मिडल में हो, N3 सबसे बड़ा हो। और ये भी हो सकता है कि N2 सबसे छोटा हो, N3 दरमियान में हो और N1 सबसे बड़ा हो। तो दो ऑर्डरिंग ये हो जाती हैं, N2 N1 N3, N2 N3 N1। और इसी तरह ही आखिरी दो ऑर्डरिंग N3 N1 N2, N3 N2 N1। अब ये ऑर्डरिंग आपने कैसे लगानी है, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहली ऑर्डरिंग लगा दी N1 N2 और N3 की। ये हमने कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और बीच में स्पेसेस ऐड डाल दी हैं। अब ये पहली ऑर्डरिंग है जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर ली है चेक लगाने से पहले। अब इसको चेक नहीं करना आपने, बाकी सबको चेक कर लेना है। अगर बाकी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे, अदरवाइज ये ऑर्डरिंग तो है ही। सो पहला चेक, अगर N1 N3 से बड़ा है और N3 जो है वो N2 से N1 N3 से छोटा है और N3 N2 से छोटा है, यानी ऑर्डरिंग चेंज क्या होगी? N1 तो शुरू में ही आएगा, लेकिन दरमियान में N3 और आखिर में N2। तो ऑर्डरिंग चेंज हो गई। ठीक है। इसी तरह ही अगर N2 जो है वो N1 से छोटा है और N1 N3 से छोटा है, तो अब ऑर्डरिंग लगेगी N2 N1 N3। अगर N2 N3 से छोटा है और N3 N1 से छोटा है, तो ऑर्डरिंग में N2 N3 N1। इसी तरह ही अगर N3 N1 से छोटा है और N1 N2 से छोटा है, तो N3 N1 N2। और आखिर में N3 अगर N2 से छोटा है और N2 N1 से छोटा है, तो ऑर्डरिंग क्या लगेगी? N3 N2 N1। तो ये 6 ऑर्डरिंग एक सबसे शुरू में आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं, और 5 ऑर्डरिंग्स इफ के साथ लगी हुई हैं। आखिर में जो भी ऑर्डरिंग होगी उसको प्रिंट करवा देंगे, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसका एक और सोल्यूशन भी मैंने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं की है, बल्कि सिंपल कंडीशन के साथ हम प्रिंट करते जा रहे हैं। अगर N1 N3 से छोटा है और N3 N2 से छोटा है, तो N1 N3 N2। एल्स N2 N1 से छोटा है और N1 N3 से छोटा है, तो ऑर्डरिंग लग जाएगी N2 N1 N3। अगर N2 N3 से छोटा है और N3 N1 से छोटा है, तो ऑर्डरिंग लग जाएगी N2 N3 N1। अब इसमें हम प्रिंट करते जा रहे हैं N2 N3 N1। पाइथन बीच में स्पेस खुद ही डाली जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रिंटिंग में कोमा यूज़ किए हैं। तो ये 5 ऑर्डरिंग्स एल्स के इफ के साथ, और छठी ऑर्डरिंग एल्स में N1 N2 N3। ये कहीं पे भी नहीं थी आई अभी तक। अगर पांचों कंडीशंस फेल हुएंगी तो इसका मतलब है कि छठी ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि 6 के अलावा और कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें हम साथ साथ प्रिंट करते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब बेसिक तो मैंने आपको जो शुरू में ही बता दिया था कि 6 ऑर्डरिंग्स हैं, वो आपने किसी भी तरीके से लिखनी है। वो कंकैटिनेट करके लिख दें, वो प्रिंट में लिख दें, वो आपने करनी है। टास्क ट्रू है जी, सुई गैस का बिल है और उसके अंदर जो है वो यूनिट्स हैं और 3 अदद आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं। और आपने बताना है सुई गैस का बिल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको रेट डिसाइड करना है।
कि आपको रेट 1 लगेगा, आपको रेट 2 लगेगा और रेट 3 लगेगा, यहीं पे कंडीशन आती है। तो आपने यूनिट्स रीड किए, रेट्स रीड किए, फिक्स चार्जेस रीड किए और रेट अज्यूम कर लिया कि R1 लगेगा। लेकिन अगर यूनिट्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, तो रेट 3 R3 लगेगा। अगर 200 से ज़्यादा नहीं है तो हम इधर आ जाएंगे। अगर 100 से ज़्यादा है तो रेट R2 लग जाएगा। अगर 100 से भी ज़्यादा नहीं है तो फिर रेट R1 तो हमने पहले ही चौथी लाइन में दिया हुआ है। बस अब क्या करना है, यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करके फिक्स चार्जेस ऐड कर देने हैं, जवाब आ जाएगा। ये रिलेटिवली आसान था। टास्क 3 है, रीड 3 इंटीजर एंड प्रिंट द 2 क्लोजेस्ट वैल्यूज। ठीक है, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोजेस्ट वैल्यू या तो N1 N2 होंगी, या N1 N3 होंगी, या N2 N3 होंगी। तो इसको करने के भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक आसान तरीका जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया है कि आप D1 2 डिस्टेंस ले लें कि N1 N2 के दरमियान कितना फासला है, N1 और N3 के दरमियान कितना फासला है, N2 और N3 के दरमियान कितना फासला है, और इस फासले को एब्सोल्यूट कर लें। अगर D1 2 माइनस है तो उसको पॉजिटिव कर लें, अगर 1 3 माइनस है तो पॉजिटिव कर लें, अगर 2 3 माइनस है तो पॉजिटिव कर लें। क्यों एब्सोल्यूट कर रहे हैं? इसलिए कि डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों के दरमियान होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर हम छोटी नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो उसको हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद आप कंपैरिजन कर लेंगे। अगर तो ये पहली वही, अब आने तो आपके पास तीन ही ऑर्डरिंग है ना, N1 N2 N1 N3 या N2 N3। तो हमने N1 N3 को डिफॉल्ट, N1 N2 को डिफॉल्ट लिया और ये 1 3 को कंपेयर कर लिया। अगर 1 3 इन दोनों से छोटा है तो फिर आपने N1 और N2 को 3 को कनकेटिनेट कर लिया। अगर 2 3 छोटा है तो उसको कनकेटिनेट कर लिया और रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो ये भी आपको अंदाजा हुआ होगा कि इतना मुश्किल नहीं है। टास्क 4, ये टास्क था जी जिसमें 2D कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2D कोऑर्डिनेट्स हैं और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होते हैं दोनों, या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट है और आउटपुट में आपने क्वाड्रेंट बताना है, साइन बताना है, कॉज बताना है। अब इसके भी दो मुख्तलिफ तरीके मैंने डिस्कस किए हैं। पहला तरीका क्या है कि एक्स वाई लेके क्वाड्रेंट आपने फिक्स कर लिया 1, और अब आपने डिसाइड करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है जी। अगर x लेस देन 0 है और y पॉजिटिव है तो 2 क्वाड्रेंट हो गया। अगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो क्वाड्रेंट 3 हो गया। और अगर आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट 4 हो गया। तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद साइन डिसाइड कर लें। साइन को पॉजिटिव कर लिया, साइन नेगेटिव कब होगा? जब y नेगेटिव होगा। कॉज को पॉजिटिव कर लें और कॉज को इसी तरह से चेक कर लें। यहाँ से लाइन मिस हो गई है, कॉज भी पॉजिटिव यहाँ पे लाइन आनी थी, और जब लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव। अब आपके पास चारों तीनों चीज़ें आ गई, क्वाड्रेंट भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉज भी आ गया। अब आप प्रिंट कर लें तीनों चीज़ें, क्वाड्रेंट साइन कॉज। तो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में से कोई आ जाएगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, कॉज पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। आसान है रिलेटिवली ये भी। इसी का एक और सोल्यूशन जो है वो डिस्कस किया था, वो भी ज़रा देखिएगा। हमने क्वाड्रेंट 1 फिक्स किया, साइन पॉजिटिव फिक्स किया, कॉज भी पॉजिटिव फिक्स किया, और अब एक जो चेक है उसके साथ तीनों चीज़ें डिसाइड करेंगे। क्वाड्रेंट 2, और क्वाड्रेंट 2 में कॉज नेगेटिव, साइन तो पॉजिटिव ही है उसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। अच्छा जी, तीसरे क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट 3 और साइन और कॉज दोनों नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट 4 और सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी? साइन, साइन नेगेटिव। तो अब इसमें भी हमारे पास तीनों चीज़ें डिसाइडेड हैं, क्वाड्रेंट साइन कॉस। इनको प्रिंट कर लेंगे। तो दोनों तरीक़ों से आप कोड लिख सकते हैं। टास्क 5 है जी, रीड मार्क्स आउट ऑफ 100 और कैलकुलेट ग्रेड करें। उसके लिए बहुत सारे इफ के चेक चाहिए। ठीक है, तो वो लगाते जाएंगे और ग्रेड कैलकुलेट करते जाएंगे। आसान सवाल है। ग्रेड कहता जी ए है। पहले मैंने एफ से शुरू करना
शुरू किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने ग्रेड फिर ए से शुरू कर लिया, लेकिन आप देखेंगे साथ ही मुझे एफ पे जाना पड़ रहा है। तो वो लाजिम व मलजूम है अनफॉर्चुनेटली। अगर मार्क्स लेस देन 50 हैं तो ग्रेड एफ, अगर मार्क्स लेस देन 55 हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्क्स लेस देन 50 नहीं है, तो 50 या उससे अबव है। लेकिन लेस देन 55 है तो ग्रेड डी। अगर मार्क्स लेस देन 58 है, इसका मतलब है मार्क्स 56 57 हैं या 55 हैं, तो वो ग्रेड सी माइनस। इसी तरह ग्रेड सी, सी प्लस, बी माइनस, बी, बी प्लस। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती, इसका मतलब है मार्क्स लेस देन 18 नहीं है, मार्क्स लेस देन 85 हैं तो ग्रेड ए माइनस। और अगर मार्क्स लेस देन 85 भी नहीं है तो ग्रेड ए जो है वो तो दूसरी लाइन पे लिख दिया था, प्रिंट कर लें ग्रेड। आसान सवाल है, ठीक है। बस इफ के चेक जो है वो ज़्यादा सारे हैं, और लॉजिक ज़रा ध्यान से, बस ये ध्यान रखना है कि कौन से चेक के साथ कौन सा ग्रेड आना है। टास्क 6, ये ज़रा थोड़ा लेंथी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको समझना ही पहले जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो इनपुट है ना जी, वो है इनकम, जो कि इस केस में कितनी है, 3.2 मिलियन, ठीक है जी। और जो पहले नंबर पे 6 लाख दिया हुआ है, 600,000, ये है आपकी स्लैब 1, जहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1.2 मिलियन पे दूसरी स्लैब है, जिस पे आपका फिक्स टैक्स तो ज़ीरो है, लेकिन रेट है 2.5। और ये रेट जो 2.5 लगना है, ये उस इनकम पे लगना है जो 600,000 यानी स्लैब 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ना सिर्फ ये करना है कि पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्लैब कहाँ लाया करती है, फिर आपने उसमें से कितनी डिडक्शन करनी है, रेट कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, ठीक है। सवाल एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर सोल्यूशन पे दोबारा आऊँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले उसमें स्लैब है तीसरी, 2.4 मिलियन, फिक्स टैक्स है 15,000 और रेट है 12.5। अगली स्लॉट स्लैब है 3.6 मिलियन, फिक्स टैक्स है 165,000 और रेट है 22.5। अगली स्लैब है आपकी 6 मिलियन की, और उस पर फिक्स टैक्स है 435,000 और रेट है 27.5। अगली जो है वो आपके पास स्लैब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है डिटेल से, लेकिन फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं आप। अगली जो है वो स्लैब नहीं है। स्लैब क्यों नहीं है कि बस अब आप 600,000 से ऊपर निकल गए हैं, तो अब आपके पास टैक्स चेंज नहीं होगा, वो 35% होगा, और आपका जो पिछला फिक्स टैक्स है वो 1.095 मिलियन है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ठीक है, एक तो आपने इस डाटे को रीड करना है, जो कि खुद एक जो है ना वो मसला है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आपने डाटे को रीड करने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इनकम कहाँ लाई कर रही है। स्लैब 1 में लाई कर रही है, स्लैब 2 में लाई कर रही है, स्लैब 3 में लाई कर रही है, स्लैब 4 में लाई कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है। उसके हिसाब से आपने रेट जो है वो डिसाइड कर लेना है कि रेट कौन सा लगाना है। आपने साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर देना है कि फिक्स टैक्स कितना ऐड होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपने डिडक्ट कितनी अमाउंट करनी है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे उससे ऊपर वाली स्लैब आपने डिडक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सोल्यूशन में मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये कि इसका जो इनपुट है वो भी लेना एक थोड़ा सा मुश्किल काम था। ये मैंने लेक्चर में डिस्कस करना था, मेरे से स्किप हो गया, माजरत चाहता हूँ। मैं किसी लेक्चर में इसको अलग से भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप जो है वो देखिएगा ज़रा मसला क्या है। तीसरी लाइन जब आप देखते हैं तो पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तीसरी वैल्यू फ्लोट है। अब ये एक ही लाठी से इनको हाँका नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप इसमें इंट नहीं लगा सकते, ठीक है। आप इसमें फ्लोट नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्लोट वैसे ही मल्टीपल वैल्यूज पे नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ऑप्शन जो मुझे समझ आई आसान ऑप्शन, वो मैं अभी बता देता हूँ, मैंने कहा मैं लेक्चर में भी बता दूंगा। सबसे पहले आप इनपुट को रीड करके स्प्लिट कर दें, तो आज आपको इस बहाने ये भी पता चल जाएगा स्प्लिट क्या होता है, ठीक है। जब आप इनपुट डॉट स्प्लिट लिखते हैं तो आपके पास ये जो तीन वैल्यूज हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं
पहली वैल्यू, फिर स्पेस के बाद दूसरी वैल्यू, फिर स्पेस के बाद तीसरी वैल्यू। तो दो वैल्यूज होंगी, तीन होंगी, चार होंगी। जितने स्पेसेस हैं उससे एक वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर दो स्पेसेस हैं बीच में तो तीन वैल्यूज हैं, अगर तीन स्पेसेस हैं तो चार वैल्यूज हैं, अगर पांच स्पेसेस हैं तो छह वैल्यूज हैं। वो स्प्लिट हो गई, लेकिन वैल्यू अभी तक स्ट्रिंग है। वैल्यू क्या है? वो स्ट्रिंग है, क्योंकि जब हमने कहा था पाइथन रीड क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग में। अब वैल्यू स्ट्रिंग है, उसको आप इंटीजर में कास्ट कर लें, पहली दो वैल्यू को इंटीजर बना लें और तीसरी वैल्यू को फ्लोट बना लें। कैसे करेंगे? आपने एक लिस्ट के अंदर इनपुट डॉट स्प्लिट, लिस्ट एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। तीसरी लाइन को रीड किया और तीन वैल्यूज हैं, वो लिस्ट के अंदर तीन वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू को हम कहेंगे लिस्ट जीरो, दूसरी वैल्यू को लिस्ट वन, तीसरी वैल्यू को लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट के अंदर तीन वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू लिस्ट जीरो, दूसरी लिस्ट वन, तीसरी लिस्ट टू। पहली आप देखें, अगर दो को मैंने इंटीजर का फंक्शन लगाया है, जबकि तीसरी वैल्यू फ्लोट थी, उसको फ्लोट का फंक्शन लगा दिया है। तो ये आपके पास तीन चीज़ें आ गई, स्लैब टू, फिक्स कॉस्ट टू, रेट टू। इससे पहले स्लैब वन आ चुकी है आपके पास, दूसरी लाइन पे दी हुई थी, ठीक है। और फिक्स चार्जेस और रेट जो है वो आपके पास यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरी लाइन से तीनों चीज़ें आ रही हैं, चौथी लाइन में भी तीनों चीज़ें हैं, पांचवी में तीनों चीज़ें हैं, छठी में आपके पास दो चीज़ें हैं, स्लैब और सॉरी, आपके पास फिक्स चार्जेस और रेट, दो चीज़ें हैं। आपके पास तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। तो आपने ये इनपुट रीड कर ली। इनपुट रीड करने के बाद अब अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने रेट ज़ीरो कर दिया, फिक्स एक्स ज़ीरो कर दिया, डिडक्शन भी ज़ीरो कर दी, कि रेट भी हमारे पास ज़ीरो है, फिक्स टास्क जो है वो भी, फिक्स एक्स जो है वो भी ज़ीरो है, और डिडक्शन जो है वो भी ज़ीरो है। तो इफ का चेक लगाएंगे। अच्छा, टैक्सेबल इनकम, इनकम माइनर डिडक्शन, ये गलत जगह लाइन लिखी गई है, ये नीचे लिखनी थी, ये मिस टाइप है। इसको हम जो है वो बाद में देखते हैं। आपने कहा इनकम अगर ग्रेटर देन है स्लैब फाइव, इनकम अगर ज्यादा है स्लैब फाइव से, तो रेट लगना है रेट सिक्स, फिक्स टैक्स लगना है फिक्स सी सिक्स, और डिडक्शन होनी है स्लैब फाइव। तो जो चेक में आपके पास स्लैब आ रही है वही डिडक्शन में आनी है, रेट उससे एक ऊपर और फिक्स टैक्स उससे एक ऊपर। इनकम अगर स्लैब फोर से बड़ी है तो रेट में रेट फाइव, फिक्स टैक्स में फिक्स टैक्स, फिक्स्ड कॉस्ट फाइव, और डिडक्शन में स्लैब फोर। इसी तरह अगर इनकम स्लैब थ्री से ऊपर है तो रेट में रेट फोर, फिक्स टैक्स में फिक्स कॉस्ट फोर, और डिडक्शन स्लैब थ्री। इसी तरह स्लैब टू आ गया, स्लैब वन आ गया। यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया कि हमने रेट कौन सा लगाना है, फिक्स टैक्स कितना होगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो फिक्स टैक्स जीरो होगा, अगर कोई भी रेट नहीं लगेगा तो रेट जीरो होगा, अगर कोई भी डिडक्शन नहीं होगी तो डिडक्शन स्लैब वन की लगेगी, स्लैब वन की डिडक्शन अपना डिडक्शन जीरो होगी, ठीक है। तो जब आपके पास रेट ही जीरो होगा तो डिडक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने सबसे पहले टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है, वो इनकम में से डिडक्शन माइनस करके आनी है, कि आपने टैक्स रेट लगाना किस अमाउंट पे है, ठीक है। अब आपने टैक्स रेट लगा दिया, रेट हमने पहले ही निकाल लिया था, टैक्स इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड। ये आपके पास टैक्स आ गया, इसमें फिक्स चार्जेस ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा कम्प्लेक्स भी है, इसको दो तीन दफ़ा रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लें तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप इन सारे टास्क को अच्छी तरह कर लेंगे और समझ भी लिए होंगे। इसको फॉलो अप पे मैं एक और आपको सिर्फ हैंकर हैंक का टास्क दे के लूप की तरफ जाऊंगा, ताकि आपकी इन चीज़ों पे अच्छी खासी जो है ना वो ग्रिप हो जाए और आप आगे लूप पे आसानी के साथ काम कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।